हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर जावा प्लस डीएसए की, ठीक है। और इसमें मैं आपको कोई रोड मैप नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन ये बताने वाला हूँ कि अगर मेरे से अभी कोई कहे कि भाई तुम्हें जावा पढ़नी है, जावा के साथ तुम्हें जावा में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ने हैं, तो तुम कैसे पढ़ोगे, ठीक है। तो मैं ये कोई रोड मैप नहीं है, अगर आपको सुनना हो तो आप सुन सकते हो कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है जब इतने सारे रिसोर्स हो गए हैं। तो अगर मैं होता तो मैं कौन कौन से रिसोर्स फॉलो करता अगर मेरे को जावा प्लस डीएसए पढ़ना होता, ठीक है। और सारे रिसोर्सेज जो हैं वो फ्री हैं, कोई भी पेड रिसोर्स यहाँ पर नहीं कंसिडर में मैंने लिया है, ठीक है। और देखो, इस वीडियो को बनाने के लिए पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मेरे यार दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं वीडियो में धीरे धीरे कम्युनिकेट कर पाऊंगा, तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को सुनना। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट रीज़न जानते हैं कि हमें जावा प्लस डीएसए करना क्यों है भाई। हम सी प्लस प्लस से डीएसए कर सकते हैं, पाइथन से डीएसए कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट से डीएसए कर सकते हैं। तो देखो, हर लैंग्वेज के साथ डीएसए करने के एक खुद के एडवांटेज हैं। अगर मैं बात करूं जावा प्लस डीएसए की, तो देखो जावा प्लस डीएसए का एडवांटेज ये है कि जैसे कि मैं वो नहीं छोड़ रहा कि यार, मैं वो बात नहीं बोल रहा कि आपको बिल्कुल एक नंबर का दुनिया का नंबर एक का कोडर बनना है या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर बनना है, वो बात नहीं कर रहा। लेकिन एक मैं जनरल पर्सपेक्टिव में अगर आपको अपना पॉइंट रखूं, तो फ़ायदा ये होता है कि जो कंपनीज होती हैं ना, अगर मैं बात करूं सी प्लस प्लस डेवलपर की, सी डेवलपर की, तो उनकी अपेक्षा कंपनीज जावा डेवलपर ज़्यादा हायर करती हैं, और कंपनीज ज़्यादा हैं जिनमें जावा का यूज़ अभी हो रहा है। देखो, वैसे तो लैंग्वेज से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन अगर आप जावा प्लस डीएसए कर रहे हो तो ये आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि वो कंपनीज ज़्यादा हैं जो अपेक्षाकृत दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से ज़्यादा वर्क करती हैं जावा में, ठीक है। तो जावा में थोड़ा सा ज़्यादा वर्क हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ कुछ कंपनीज हैं उनमें ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा। किस बात का एडवांटेज मिल जाएगा कि आपको जावा आती है, जावा से डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एमडॉक्स की बात करूँ, तो देखो एमडॉक्स ज़्यादातर कई बार जावा डेवलपर के लिए हायरिंग निकालती है, जिसमें पर्टिकुलरली मैंडेटरी पार्ट होता है कि आपको जावा आनी चाहिए। या अगर मैं बात करूं दूसरी कंपनी, तो एक मास्टर कार्ड कंपनी है, तो मास्टर कार्ड काफ़ी बढ़िया कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो उसमें भी वो जावा की रिक्वायरमेंट को हमेशा रिक्वायर्ड रखती हैं। तो ठीक है, तो जावा पढ़ने से आपका फ़ायदा ये हो जाता है कि जो काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं वो बैकएंड पे वर्क कर रही हैं जावा पे, और जब आप इससे जावा प्लस डीएसए कर लेते हो, तो उन कंपनीज़ में आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। जावा डेवलपर कंपनीज रिलेटिवली ज़्यादा हायर करती हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, ठीक है। और आपका जो जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसमें तो कोई भी लैंग्वेज चलती है, तो उसके लिए तो ओके ही है, उसके लिए तो आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अब आगे बात करते हैं कि चलो, ये बात हमें समझ में आ गई कि जावा प्लस डीएसए करना क्यों है। अब रिसोर्सेज की बात, जो इसके वीडियो का मेन पॉइंट है, उस पर आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे से चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज़ कि देखो, अगर कोई मुझसे अभी बोले कि भाई तुम्हें जावा पढ़नी है, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मुझसे कोई कहे कि जावा पढ़नी है, तो मैं किस रिसोर्स को फॉलो करूंगा, तो यहाँ पर दिमाग में सबसे बड़ा कंसीडर करने वाला चीज़ ये है कि अभी आप पर टाइम कितना है, ठीक है। अगर अभी आप जावा को 6 महीने दे सकते हो सकता है जावा को अभी आप 1 साल दे सकते हो सकता है अगर आप पे अभी टाइम कम है, आप केवल 3 महीना दे सकते हो जावा को, हो सकता है केवल आप 1 महीना दे सकते हो, या हो सकता है केवल आप 5 दिन दे सकते हो। डिपेंड ये करता है कि आपको कितने टाइम में सीखनी है। अब मैं उस हिसाब से रिसोर्स बताता हूँ। तो देखो, अगर आप पे सबसे ज़्यादा टाइम है, अभी आप पे काफ़ी टाइम है, अभी आप जस्ट ही कॉलेज में एंटर हुए हो, या आपका कॉलेज स्टार्ट होने वाला है और आप जावा पढ़ना चाह रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप या तो पैप कोडिंग को फॉलो कर सकते हो। जावा की प्लेलिस्ट जो है उनकी, जावा की लेवल 1 वाली प्लेलिस्ट, उसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आप बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे हो। या फिर सेकंड रिसोर्स वो बोलूँगा, मैं होऊंगा जावा का दुर्गा सर वाला रिसोर्स, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैं सारे रिसोर्सेज मेंशन करते जाऊंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि भाई हमारे दिमाग से निकल गया। ये कष्ट हम उठाएंगे, डिस्क्रिप्शन में हम 1 घंटा लगाएंगे लिखने में, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना बस, ठीक है। चलो आप आगे बढ़ते हैं। तो या तो आप पैप कोडिंग को ले लो, या जावा दुर्गा सर की ले लो, ठीक है। तो अगर आप पे टाइम थोड़ा ज़्यादा है, तो आप इन 2 रिसोर्स को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। हमें समझ में आ गई। लेकिन भैया, हम पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, हम चाहते हैं कि हमें अच्छे से चीज़ें समझ में भी आ जाएं और मीडिया का टाइम लगे, इतना ज़्यादा टाइम ना लगे करने में। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कुणाल कुशवाहा के जावा वाले कोर्स को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। कुणाल कुशवाहा के जावा वाले कोर्स को स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कोड विथ हैरी के जावा वाले कोर्स को स्टार्ट कर सकते हो। कोड विथ हैरी या कुणाल कुशवाहा, 2 रिसोर्स और बता दिए मैंने आपको, आपके टाइम पे डिपेंड कर रहा है। और अगर आप पे बहुत कम टाइम है, आप सोच रहे हो कि आप 3rd ईयर में हो, आप फटाफट से डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पे मूव करना चाहते हो, आपको बस थोड़ी सी जावा की नॉलेज चाहिए, तो आप 1 शॉट वीडियो आइदर अनुज कुमार शर्मा भैया और आपका अपना कॉलेज, ठीक है, इन दोनों रिसोर्स में से किसी की भी एक 1 शॉट जावा वाली वीडियो देख सकते हो, जो लगभग 1.5 से 2 घंटे की होगी, ठीक है। 6 रिसोर्स बता चुका हूँ। ज़्यादा टाइम है, दुर्गा सर पैप कोडिंग कर लो। अगर थोड़ा कम टाइम है, और आपको अच्छी नॉलेज चाहिए, तो आप कुणाल कुशवाहा कर लो। कुणाल कुशवाहा के
कुणाल कुशवाहा का आप कोर्स कर सकते हो, ठीक है। और या फिर कोड विथ हैरी कर सकते हो। और अगर आपको बिल्कुल ही कम टाइम है, वन शॉट वीडियो देखनी है, 2 दिन में 3 दिन में जावा खत्म करनी है, या आप थोड़ा सा रिवाइज करना चाह रहे हो जावा को, तो ये वन शॉट वाली वीडियो देख लो आप। एक तो अनुज कुमार शर्मा भैया ने डाल रखी है, एक अपना कॉलेज ने डाल रखी है। तो ये टोटल 6 रिसोर्स मैंने आपको अभी बता दिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़कर चलते हैं कि चलो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि हमारी जावा कंप्लीट हो गई। इसके बाद क्या करना है? तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग क्या करते हैं कि कलेक्शन फ्रेमवर्क को टुकड़ों में सीखते हैं। टुकड़ों में मत सीखो, क्योंकि जब भी आप कोई क्वेश्चन करने जाओगे आपको नहीं पता कि कब कौन से कलेक्शन फ्रेमवर्क की नीड पड़ जाए, ठीक है। कब आपका लिंक लिस्ट लग रहा है, कब स्टैक लग रहा है, कब क्यू लग रहा है, कब हैश मैप लग रहा है, कब हैश सेट लग रहा है, आपको नहीं पता। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क खत्म करने हैं, ठीक है। कलेक्शन फ्रेमवर्क जैसे ही जावा खत्म करी, सीधे कलेक्शन फ्रेमवर्क पे आओ, उसको खत्म करो। थ्रेडिंग करो, कलेक्शन फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन फ्रेमवर्क पे इसलिए मैं जोर डाल रहा हूँ, लोग क्या टुकड़ों में करते हैं, एक बार प्रॉपर नहीं सीखते। प्रॉपर नोट्स बना के कलेक्शन फ्रेमवर्क करना है। अब भाई कलेक्शन फ्रेमवर्क कितना बड़ा टॉपिक है, कितना टाइम लगेगा? बहुत छोटा टॉपिक है, 1.5 घंटे की आसपास की अनुज कुमार शर्मा की वीडियो डली होगी उनके चैनल पे, अनुज भैया के चैनल पे एक वीडियो डली होगी लगभग 1.5 घंटे के आसपास की। सबसे पहले अपना कलेक्शन फ्रेमवर्क निपटाओ, कलेक्शन फ्रेमवर्क इन 1 वीडियो। इट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ भाई इतनी चीज़ हमको आ गई है। जब आप देखोगे कि भाई यहाँ पे कुछ एरे लिस्ट दिया है या फिर कुछ स्टैक दिया है, क्यों करोगे? आप घबराओगे नहीं, आपको ये पता है एटलीस्ट मैं क्या ऑपरेशंस लगा सकता हूँ उनके ऊपर। तो सबसे पहले आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क निपटा ही लेने हैं जावा करते ही, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा कि भैया ये क्या होता है, वो छोड़ो, तुम बस सीख लो कि इसके ये ऑपरेशन है, इससे ऐड हो जाता है, इससे एलिमेंट बाहर होता है, ये वो नोट्स बना के कर लो, क्योंकि प्रैक्टिस से फिर धीरे धीरे सब आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। कई लोग मैंने देखे जो बड़ा बड़ा कोड लिख लेते हैं लेकिन उनको इटरेटर लगाना नहीं आता है, क्योंकि प्रॉपर दिक्कत ये है कि वो कलेक्शन फ्रेमवर्क को हल्के में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कलेक्शन जो फ्रेमवर्क है इसको आप ढंग से सबसे पहले निपटा लेना। एक वीडियो आपको मैंने रिकमेंड कर दी है कि आप अनुज कुमार शर्मा भैया की फॉलो कर सकते हो इन 1 शॉट वाली वीडियो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आप जब भी जावा प्लस डीएसए करना चाह रहे हो, आपकी जावा हो गई, कलेक्शन फ्रेमवर्क आ गई, अब आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पर मूव कर रहे हो, तो एक रेफरेंस शीट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक्स टू ऑल द चैनल्स जिनने अच्छी अच्छी रेफरेंस शीट प्रोवाइड कराई हैं, लेकिन अब कई लोग वही कॉपी करके डाल रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अभी मैं एक और शीट बना के डाल दूँ, क्या ही मतलब है, ऑलरेडी इतनी सारी हैं, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, आपको एक रेफरेंस शीट रखनी है। अब आइदर वो लव बब्बर भैया के 450 क्वेश्चंस हों, या फिर टेक यू फॉरवर्ड के 180 क्वेश्चंस हों, या फिर किसी की भी हो, सिद्धार्थ सिंह की कोडिंग शीट हो, या किसी की भी, मोहम्मद फराज की हो, किसी की भी हो, आपको एक रेफरेंस शीट रखनी है। अब उस शीट से महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? वो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि भाई हम उससे एक चीज़ ट्रैक कर सकते हैं कि हम कहीं गलत ट्रैक पर तो नहीं निकल रहे। कि चलो मैंने मान लिया स्टैक एंड क्यूज तो पढ़ लिया, मुझे लग रहा है कि मेरा टॉपिक हो चुका है, लेकिन क्या पता मैंने उसके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं कंपनीज में, वो तो कंप्लीट ही ना किए हूँ। मैंने पढ़ तो लिया लेकिन वो क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो ना किए हूँ, ऐसा हो सकता है। इसके लिए जब आप पहली बार डेटा स्ट्रक्चर्स कर रहे हो तो आप किसी शीट को ऐसे डायरेक्ट फॉलो मत करो, आप एक रेफरेंस शीट को देख लो। उसका काम क्या होगा, जब आप कोई भी टॉपिक कंप्लीट करोगे, सपोज आपने लिंक लिस्ट का टॉपिक कवर किया, उसके बाद आप ये मैच करोगे, अच्छा ये 450 क्वेश्चंस की जो बब्बर की शीट है उससे मैं ये मैच करके देख लेता हूँ कि भाई कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन मेरा मिस तो नहीं हुआ। अगर मेरा मिस हो गया है तो उस क्वेश्चन को ओपन करूँ, लीड कोड ओपन करूँ और सॉल्व कर लूँ, ठीक है। तो ये आपका एक रेफरेंस टाइप का है। रेफरेंस टाइप का वीडियो सॉल्यूशन अलग चीज़ है और रेफरेंस अलग चीज़ है। कि भाई जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना कि कुछ क्वेश्चंस तो हम समझने के लिए करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम अपना ये नॉलेज चेक करने के लिए कि हमें वो चीज़ आई है कि नहीं। तो ये जो 450 क्वेश्चंस हैं इनको आप रख लो एज अ रेफरेंस कि जब हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा तो हम उस टॉपिक को करने के पहले तो मैच कर लेंगे कितने क्वेश्चन हमारे कवर हुए। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो उस टॉपिक से हम लीड कोड पर जाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सिंपल सा आइडिया, ठीक है। तो ये बात हमें क्लियर आ गई कि हमें एक शीट रखनी है, हमें वीडियोस के बाद उससे मैच कर लेना है। जब हमने वीडियोस देख ली उसके बाद मैच कर लेना है कि कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट रहा उस टॉपिक से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं लिंक लिस्ट की। तो देखो जितने भी आपके टॉपिक है ना, ये लिंक लिस्ट हो गए, आपका ये सर्चिंग सॉर्टिंग वाला टॉपिक हो गया, या जितने भी आपके ये स्टार्टिंग के छोटे मोटे टॉपिक हो गए, आपको करना क्या है, आप जावा में अगर पढ़ रहे हो ना, यू कैन फॉलो कुणाल कुशवाहा कोर्स, ठीक है। तो आप कुणाल कुशवाहा, अगर मेरे पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो देखो आपको कस्टम रिसोर्सेज का यूज़ करना पड़ेगा। तो इन टॉपिक्स के लिए जैसे कि लिंक लिस्ट है, तो लिंक लिस्ट को कुणाल कुशवाहा से अच्छा किसी ने कवर नहीं कराया जावा में, ठीक है। काफ़ी अच्छा मुझे लगा, शॉर्ट है, क्रिस्प है, अच्छे
अच्छे क्वेश्चंस इंक्लूड करे हुए हैं, तो सारा जो एक कंप्लीट मटेरियल आप बोलते हो वो इसमें इंक्लूड है। तो आप जैसे लिंक लिस्ट का टॉपिक हो गया, ठीक है, तो इसके लिए आप कुणाल कुशवाहा को फॉलो कर सकते हो। सर्चिंग सॉर्टिंग का टॉपिक हो गया, इसके लिए आप कुणाल कुशवाहा को फॉलो कर सकते हो। बाइनरी सर्च का टॉपिक हो गया, इसके लिए आप कुणाल कुशवाहा को फॉलो कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपका डेटा स्ट्रक्चर्स का वो जो 10-15% का पोर्शन है ना, वो आपका ये कुणाल कुशवाहा वाले कोर्स से कवर हो जाएगा। कौन कौन से टॉपिक मेजरली कवर हो जाएंगे? बाइनरी सर्च का, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में और अच्छे से मेंशन कर दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं। तो बाइनरी सर्च का वैसे मैं बता भी दे रहा हूं, बाइनरी सर्च का टॉपिक हो गया, सर्चिंग सॉर्टिंग का टॉपिक हो गया और लिंक लिस्ट का टॉपिक हो गया। ये तीनों टॉपिक आप सीधे जाके कुणाल कुशवाहा से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा है, शॉर्ट है, क्रिस्प है और डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर करा रखे हैं, सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कवर करा रखे हैं, तो ये आपके लिए सही रहेगा, ठीक है, मेरे हिसाब से। अब ये जैसे ही आपने तीनों टॉपिक कवर करे, आपको करना क्या है कि आप रेफरेंस शीट उठाओगे, चेक करोगे कि भाई कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गया। मैंने लिंक लिस्ट पढ़ ली है, मैंने सर्चिंग सॉर्टिंग पढ़ ली है और मैंने ये पढ़ लिया है आपका बाइनरी सर्च पढ़ लिया है। अब मेरा कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया है, तो उसको आप लिस्ट से मैच करके, जितनी आपने वीडियोस देखी हैं आप मैच कर लोगे कि अच्छा अच्छा ये क्वेश्चंस रह गए हैं, उसको जाके मैं लीड कोड पे ऐसा सॉल्व करूंगा कि हाँ मुझे टॉपिक तो समझ में आ गया, मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ उस टॉपिक की, ठीक है। तो आप जाके लीड कोड पर जाके सॉल्व कर सकते हो किसी भी शीट को उठा के, राइट। ये 3 टॉपिक हो गए। अब जो अगला टॉपिक है, मैं बात करूँ रिकर्जन की, मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि आप रिकर्जन, स्टैक्स क्यू, ये वाली प्लेलिस्ट आप पैप कोडिंग की फॉलो करो, ठीक है, पैप कोडिंग की फॉलो करो। क्योंकि जैसे कई सारी प्लेलिस्ट हैं या कई सारे चैनल हैं, उनने सेलिब्रिटी प्रॉब्लम भी कवर नहीं करा रखी। सेलिब्रिटी प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम अगर आपके पास 20 मिनट्स हैं, 25 मिनट्स हैं इंटरव्यू में, तो इंटरव्यूअर फटाक से पूछ लेता है, ठीक है। तो काफ़ी पॉपुलर है लेकिन लोगों ने कवर नहीं कराई है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा जो स्टैक एंड क्यू है ना, उसको काफ़ी सारे चैनल्स ने काफ़ी अंडररेट किया है। अंडररेट पता नहीं क्या होता है कि 10 वीडियो डाल के या 5 क्वेश्चंस करा के उसको खत्म कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टैक एंड क्यू इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चाहे आपका स्टॉक स्पैन की प्रॉब्लम हो, चाहे उसका वेरिएशन हो, चाहे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट हो, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपको धीरे धीरे एक जो बिल्डअप करके सिखाया गया है, ये पैप कोडिंग में बढ़िया सिखाया गया है। तो आप पैप कोडिंग का स्टैक एंड क्यूज फॉलो कर लेना, स्टैक एंड क्यूज आपका पैप कोडिंग का फॉलो कर लेना। और इसके बाद जैसा मैं जो सीक्वेंस बता रहा हूं ना, इसी सीक्वेंस में करना। रिकर्जन कई लोग क्या करते हैं, रिकर्जन स्टार्टिंग में कर लेते हैं। रिकर्जन को आप जब भी करो, चाहे स्टार्टिंग में करो, एंड करो, रिकर्जन के साथ ये कोशिश करना कि रिकर्जन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आप रखो डीपी। आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब जैसे कि एक होता है बेसिक रिकर्जन, तो जो बेसिक रिकर्जन है वो तो आप प्रोग्रामिंग में सीख के आओगे। जो थोड़ा बहुत रिकर्जन होता है उसको जरूर सीख लेना। ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा रिकर्जन छोड़ दो कि भाई डीपी के पहले ही करेंगे, नहीं। बेसिक रिकर्जन अलग चीज़ है और रिकर्जन के क्वेश्चंस अलग चीज़ है। बेसिक रिकर्जन हमेशा सीख लेना प्रोग्रामिंग में, उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक जो प्रॉपर रिकर्जन वाले क्वेश्चन है, ट्राई करना कि आप जैसे रिकर्जन करो उसके बाद आप डीपी स्टार्ट कर दो, क्योंकि डीपी रिकर्जन काफ़ी रिलेट करती है आपस में, ठीक है। तो आपका ये जो हो गया स्टैक एंड क्यू वाला टॉपिक, तो ये तो आप पैप कोडिंग से निपटा लोगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो रिकर्जन प्लस डीपी का कॉम्बिनेशन है, ये एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। रिकर्जन डीपी ग्राफ, इतना आपने कर लिया, ये आपका 50% डेटा स्ट्रक्चर है, 50% डेटा स्ट्रक्चर है ये आपका पूरा, मैं आपको बता रहा हूं। और कंपनीज में सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो कहीं ना कहीं ये 3 टॉपिक ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रिकर्जन डीपी। अगर मैं इनकी बात करूं तो आप रिकर्जन ऑलवेज प्रेफर टू स्टार्ट विद पैप कोडिंग, क्योंकि उनका जो समझाने का पर्सपेक्टिव है वो मुझे नहीं लगता कि उससे अच्छा किसी ने समझाया रिकर्जन को। स्पेशली टॉकिंग अबाउट मी, मैं भी रिकर्जन में काफ़ी ज़्यादा वीक था, बट रिकर्जन आप ये समझ सकते हो इस टाइम पे मेरे को बहुत अच्छा आता है। तो कैसे आता है, कहीं ना कहीं उसमें पैप कोडिंग का, देखो प्रैक्टिस तो चीज़ होती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पैप कोडिंग की वीडियोस का काफ़ी अच्छा योगदान है। उनने जो रिकर्जन पढ़ा रखा है दैट इज़ ऑन नेक्स्ट लेवल, मुझे तो बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया। तो रिकर्जन का जो आप लेवल 1 है उसको आप फॉलो कर सकते हो। लेवल 2 क्यों नहीं बोल रहा, उसका रीज़न मैं बताऊंगा। रिकर्जन का लेवल 1 आप फॉलो कर सकते हो पैप कोडिंग से, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपका रिकर्जन का लेवल 1 कंप्लीट हो गया। जस्ट जैसे मैंने आपको बताया, शीट खोलो। लेवल 2 पे जाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इररिलेवेंट हैं, ज़्यादा रिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं है। लेवल 1 आपने कंप्लीट किया, ठीक है भाई, हमें समझ में आ गया, हमने लेवल 1 कंप्लीट कर लिया। अब रिकर्जन का आपको क्या करना है, शीट खोलो और क्वेश्चंस कवर करो जो रिकर्जन पे हैं शीट खोल के, ठीक है। क्योंकि ये रेफरेंस शीट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम टॉपिक से भटक तो नहीं रहे। कई लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर देते हैं लेकिन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस छोड़ देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नए क्वेश्चंस मत करो, जितने ज़्यादा नए क्वेश्चंस करोगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट कवर स्टैंडर्ड क्वेश्चन जिसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपका एक कॉन्सेप्ट कवर होता है, ठीक है। तो उस टाइप का आपको करने के लिए ये करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए मैंने आपको जैसे बताया कि आप रिकर्जन का लेवल 1 कर लो पैप कोडिंग से, इससे आपकी
बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, उसके बाद देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन फॉलो अ रिसोर्स शीट और उससे आप जाके क्वेश्चन निपटा लो, ठीक है। तो इससे आपका रिकर्जन कंप्लीट हो जाएगा और अब आप मूव करोगे डीपी पर। डीपी के लिए ना राइट देखना है ना लेफ्ट देखना है, जस्ट गो टू टेक यू फॉरवर्ड प्लेलिस्ट। स्ट्राइवर का टेक यू फॉरवर्ड का प्लेलिस्ट, इट इज़ अ वेरी गुड प्लेलिस्ट ऑफ डीपी, वेरी वेरी गुड। यहाँ पर कुछ भी नहीं छूटा। देखो डीपी में जो एक कमी है आपकी पेप कोडिंग में एक कमी जो रह गई डीपी में, वो केवल ये थी कि भाई उनने जो मेमोराइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादातर क्वेश्चंस में कवर नहीं किया है और इस स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट कवर नहीं किया है, तो ये कमी रह गई पेप कोडिंग में, ठीक है। अदरवाइज उनकी डीपी की प्लेलिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। कुणाल कुशवाहा ने तो कवर करी ही नहीं है डीपी, ठीक है। और अनुज कुमार शर्मा भैया की प्रॉब्लम ये है कि उनने काफ़ी ज़्यादा कम क्वेश्चंस कराए हैं, उतने क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो करना क्या है, डायरेक्ट ना राइट देखना है ना लेफ्ट देखना है, ओनली वन रिसोर्स, टेक यू फॉरवर्ड डीपी सीरीज कंप्लीट कर दो और डीपी में मज़ा आ जाएगा। और जैसे ही आपने उसमें जितने भी वीडियोस हैं उनको कंप्लीट किया, व्हाट यू कैन डू, जस्ट गो ऑन लीड कोड, गीक्स फॉर गीक्स, इंटरव्यू बिट, जहाँ भी जाना है या कोई भी शीट उठा लो, डीपी के 60-70 क्वेश्चंस आपको करने हैं। 60-70 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पार्ट है डीपी के 60-70 क्वेश्चंस कर लेना। जैसे ही आपने डीपी के 60-70 क्वेश्चंस करे, मुझे लगता है, और आपने टीक्यू फॉरवर्ड की ये प्लेलिस्ट कर ली ना, थोड़ा टाइम लगेगा आपको करने में, काफ़ी बड़ी प्लेलिस्ट है, बड़ी बड़ी वीडियोज़ हैं, लेकिन यू विल नेल इन डीपी, ठीक है। आपको डीपी में डर नहीं लगेगा, आप डीपी को बढ़िया तरीके से कर पाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने टेक यू फॉरवर्ड की पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करी, आपने लीड कोड से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, काम हो जाएगा। डीपी इतना ही है, ठीक है, इतना ही है। और इसके बाद आपका एक जो टॉपिक बचा वो है आपका ग्राफ्स, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भाई ग्राफ्स में क्या करें, तो ग्राफ्स के लिए मैंने आपको जैसे पता हो, मैंने एक काफ़ी पहले वीडियो बनाई थी डीएसए रिसोर्सेज वाली, उसमें मैंने ग्राफ्स के लिए रिसोर्स बताए। तो मैंने उसमें एक चीज़ पॉइंट आउट करी थी, आई थिंक उसको शायद कंसीडर में किया होगा टेक यू फॉरवर्ड चैनल ने, या नहीं किया होगा, मुझे नहीं पता, उन्हें देखी होगी कि नहीं। मैंने बोली थी कि बेस्ट जो सीरीज़ है वो उन्हीं की है ग्राफ की, लेकिन वहाँ पर एक कमी है कि उन्हें एल्गोरिथम्स कवर करी हैं और उसमें क्वेश्चंस कवर नहीं करे, तो ये उस प्लेलिस्ट में कमी है। तो आई थिंक फीडबैक और लोगों ने दिया होगा या मेरी वीडियो देखी होगी, जो भी किया होगा, उनने उस चीज़ को कंसीडरेशन में लिया और उनने अभी रिक्रिएट करना चालू करी है ग्राफ की सीरीज, जिसमें अभी 20 वीडियोस आ चुकी हैं, ठीक है। और वो वाली ग्राफ की सीरीज बहुत बढ़िया नेक्स्ट लेवल जा रही है, ठीक है। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे टेक यू फॉरवर्ड की ग्राफ्स की सीरीज पकड़ लो, ग्राफ्स आपका हो जाएगा, ठीक है। 20 वीडियोस आ चुकी हैं, अभी आगे की और वीडियोस भी आ जाएंगी, वो उसमें क्वेश्चंस वो कवर कर रहे हैं साथ में, ठीक है। जो ग्राफ की एल्गोरिथम्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्राफ्स के क्वेश्चंस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी वो कवर कर रहे हैं। और साथ में आपको वो प्लेलिस्ट फॉलो करके टेक यू फॉरवर्ड की क्या करना है, एक ऐसी रेफरेंस शीट को फॉलो कर लेना है, जैसा कि हम अभी तक सोचते आए हैं। अब भाई ये चीज़ तो मैंने मेजर टॉपिक्स आपको बता दिया, हमने लिंक लिस्ट कवर कर लिया, स्टैक क्यू कर लिया, रिकर्जन कर लिया, सर्चिंग सॉर्टिंग हो गई, बाइनरी सर्च हो गया, ठीक है, और अपन का डीपी हो गया, ग्राफ हो गया। अब क्या बचा, अब बचे क्वेश्चंस एल्गोरिथम वाले, ठीक है। एल्गोरिथम वाले क्वेश्चंस मतलब कैसे क्वेश्चंस, नेक्स्ट परमिटेशन, ये एक एल्गोरिथम वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिनमें बेसिकली कोई भी डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं यूज़ हो रहे होते, बट पर्टिकुलर एक एल्गोरिथम हो रही होती है, ठीक है। तो इस टाइप के जो मेजॉरिटी वाले क्वेश्चंस हैं, या स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, जैसे काउंटेंट से एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें अच्छे कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं, इनको हम कैसे कवर करेंगे, तो इसके लिए मैं ये वही बोलूँगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको शीट में मिल ही जाएंगे, ठीक है, शीट में मिल जाएंगे। और इन क्वेश्चन को सीखने के लिए आप कोई पर्टिकुलरली कोर्स को नहीं फॉलो कर सकते। आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि सपोज एक क्वेश्चन आया नेक्स्ट परमिटेशन, ठीक है, आपको करना क्या है, जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब नेक्स्ट परमिटेशन, 3-4 चैनल नेम बता रहा हूँ, टेक यू फॉरवर्ड है आपका, एक तो टेकडोज है आपका, एक है कोड एंड कोड, और 1-2 चैनल और हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, और इन लोगों का एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आप किसी कोर्स या पर्टिकुलर टॉपिक को कवर नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी शीट को फॉलो कर लो या फिर सीधे लीड कोड खोलो, ठीक है। जैसे 2 सम प्रॉब्लम है या 3 सम प्रॉब्लम है, या फिर आपकी जो मैट्रिक्स के क्वेश्चंस हैं, तो ये वाले क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलरली किसी कोर्स में मैं आपको कहूँगा कंसीडर करके करने को, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी सारे होते हैं, काफ़ी सारे, मतलब आपको लगभग 100 to 150 क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस टाइप के, जिनको
मैं ऐसा नहीं मानता कि आप कोर्स को फॉलो करोगे तो आपका कंप्लीट हो पाएगा, हो सकता है काफ़ी कोर्स मैं कंप्लीट कराए होंगे क्वेश्चन, मैं मानता हूँ, लेकिन इनको बेस्ट वे क्या है इनका करने का, जो एल्गोरिथमिक टाइप के क्वेश्चंस हैं या जिनमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो वो यही है कि आप डायरेक्टली लीड कोड खोलो और लीड कोड में आपको इन क्वेश्चंस को देखते जाना है। जब आप कर लोगे डिजिटल स्ट्रक्चर या आप इन क्वेश्चंस को कभी भी करना चाहो, आपको जस्ट यूट्यूब पे इसका नाम डालना है और यूट्यूब पे जैसे ही नाम डालोगे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इन चैनल्स पे। इन क्वेश्चंस को करने का तो केवल यही तरीका है, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चंस किसी और तरीके से अच्छे से कवर हो सकते हैं, क्योंकि इनमें सबकी कुछ अलग अलग एल्गोरिथम्स हैं, सब में कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो वो आप इसको ऐसे ही कवर कर सकते हो। हाँ, एक टॉपिक और बच गया, वो बच गया हमारा हीप्स। तो हीप्स के लिए मैं बात करूँ तो हीप्स के लिए तो देखो कुछ ज़्यादा है नहीं हीप्स में, हीप्स एक आपका सिंपल ही टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, तो उसके लिए लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों ने हीप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट छोड़े हैं, तो उसके लिए आई ऑलवेज प्रेफर कि आप अनुज भैया की जो जितना उन्होंने हीप कराया, बिल्ड करना उनने बेसिकली एल्गोरिथम वगैरह सब बहुत अच्छे से सिखाई है, तो आप हीप्स पढ़ना चाहते हो तो आप अनुज भैया से हीप्स के टॉपिक पढ़ लो। डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हर टॉपिक के आगे नाम लिख दूंगा चैनल्स के, जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी, तो हीप्स आप वहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि इसके अलावा कोई टॉपिक रह गया है। अगर आप ट्राई और सेगमेंट ट्रीज वगैरह की बात करो तो इनको जस्ट यूट्यूब पर सर्च करके आप निपटा सकते हो, इनसे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनते, थोड़े बहुत क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको टेक यू फॉरवर्ड या और किसी प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। जो मेजर टॉपिक्स थे वो मैंने आपको कवर करा दिए, सबके मैंने रिसोर्स बता दिया, आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा। और अब मत पूछना कि भैया जावा और डीएसए के रिसोर्स बता दो, बता दिए इस वीडियो में, पूरा कवर कर दिया। और ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, कोई ये मत बोलना कि भाई तुमने ये क्यों नहीं नाम लिया, ये क्यों नहीं नाम लिया, इनने अच्छा करा रखा है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। मैं ये आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मैं अब पढ़ता डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम तो मैं किन रिसोर्सेज को फॉलो करता, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था ना तो कुछ रिसोर्स ही नहीं थे यार, एक दो चैनल थे, कोड विथ हैरी भी नहीं था तब, तो गीकी शोज़, कोड स्कूल, ये सब चैनल थे और कुछ कंटेंट नहीं मिलता था तब, ठीक है। अब तो बहुत कंटेंट आ गया है यूट्यूब पे, तो यही था पर्सपेक्टिव, ठीक है। और इसके अलावा क्या कवर करने को रह गया, बेसिक डीएसए तो हो ही गया, और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चाहिए या मैंने कुछ मिस किया है तो वो चीज़ आप ज़रूर कमेंट में पॉइंट ऐड कर आपको बता देना कि भैया ये और बता दो, तो उसको मैं एक एडिशनल वीडियो में कन्वर्ट कर दूंगा। अब अगली जो वीडियो आएगी ना, अगर आप ऐसे 4-5 क्वेश्चंस मुझसे पूछ लोगे ना कि ये बता दो, तो मैं कंबाइन करके एक वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो बाकी तो आई थिंक मैंने सारा कवर कर दिया, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक कर देना यार, बहुत एफर्ट लगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है एक वीडियो बनाने में, आप सोच नहीं सकते। तो क्योंकि मैं मतलब इतने सारे चैनल्स को मैंने गो थ्रू किया है ना कि यार कंपेयर करने के लिए कि किसका कंटेंट इसमें ज़्यादा अच्छा है, किस में क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे हैं, किसका क्रिस्प है, किसका बेटर है, बहुत दिमाग ख़राब हो गया था। तो ठीक है, बस इतना संभाल लेना, और अगर अच्छे लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।